ठीक है, कीमत पर कैलकुलेट करते हैं, स्थिर कीमत पर, और इसे हम करते हैं बाजार कीमत पर, है ना, यही अंतर होता है। सॉरी, ये होता है हमारा बाजार मूल्य और ये होता है हमारा स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य। अब दोनों के बीच में इन्फ्लेशन का गैप होता है ना, अगर इन्फ्लेशन, हम इसमें से इन्फ्लेशन को घटा दें तो रियल मिल जाता है, रियल में इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो नॉमिनल मिल जाता है हमारा। ओके, अच्छा, जब हमने इसको कैलकुलेट किया, चाहे रियल करो या नॉमिनल, हमने कैलकुलेट किया, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तब हमने क्या ये सोचा कि हमने कितना कचरा फैलाया, क्या हमने सोचा इसे? नहीं सोचा, हमने तो ये सोचा ही नहीं कितना कचरा फैलाया। हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो क्या हमने सोचा कि हमने कितने पेड़ काटे? नहीं सोचा, हम तो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो पेड़ कट रहे हैं तो कटे, हमने उसे कैलकुलेट ही नहीं किया। क्या हमने इसे कैलकुलेट किया कि हमने नदियों को कितना गंदा किया? नहीं किया, हमने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया। क्या हमने इस चीज को कैलकुलेट किया कि हमने कितने संसाधन अपव्यय किए? संसाधन हमने कितने बर्बाद किए? क्या हमने कभी कैलकुलेट किया? नहीं किया। क्या हमने कभी कैलकुलेट किया कि हमने कितने पानी बहाए फ्री बी मतलब को? हमने नहीं कैलकुलेट किया। तो जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, चाहे नॉमिनल या रियल, हम इसमें इन चीजों को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर आप इनके साथ इनको भी कैलकुलेट कर दो तो जो जीडीपी बन के आएगी उसे हम कहेंगे ग्रीन जीडीपी। आपकी जीडीपी मान लो कि 100 है, आपकी जीडीपी 100 है। अब इसमें आपने क्या करो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आपने 2 रुपए का पेड़ काटा, 5 रुपए का कचरा बहाया, नदियों में 3 रुपए का डाला वैल्यू का, संसाधन आपने 10 रुपए का खर्च किया, पानी आपने 10 रुपए का खर्च किया, कितना हो गया? 30। तो 100 - 30 इज इक्वल टू 70। तो ये जो 70 बन के आई यहाँ पर वैल्यू, यही हो गई हमारी ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि जो आपने इन्वायरमेंट को बर्बाद किया अपने जीडीपी के विकास में, उसको आप घटा दो, वही वैल्यू हमारी बन जाएगी ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ओके, कोई खास टेंशन तो नहीं, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये वीडियो भी मिल जाएगा आपको। ग्रीन जीडीपी ऐसा जीडीपी जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलो, ये सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास। ग्रीन जीडीपी क्यों जरूरी है ना, कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन जीडीपी क्यों जरूरी है। तो ग्रीन जीडीपी तो बहुत जरूरी है भाई, आज तो ग्रीन जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनता जा रहा है कि हमें इस तरह से विकास करना है कि हमारा विकास सस्टेनेबल हो। मैंने कई बार वर्ड डिस्कस किया है सस्टेनेबल, तो मुझे उम्मीद है कि सस्टेनेबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो विकास है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सरकार को सही नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन, रिसोर्स, है ना, आप भविष्य के लिए रिसोर्स, और ग्रोथ ही जरूरी नहीं है, क्वालिटी में ग्रोथ चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ग्रीन जीडीपी आज बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, प्रॉपर तरीके से सरकार अपनी पॉलिसीज बनाएंगी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर कि आप अपने रिसोर्स को ऐसे यूज करो जो फ्यूचर आपके बच्चे भी उसे यूज कर सकें, और क्वालिटी की ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो जरूरी है। ठीक है, ग्रोथ अब नहीं, अब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं होनी चाहिए, अब क्वालिटी के ग्रोथ की बात होनी चाहिए। तो ये है हमारा ग्रीन जीडीपी, इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग, इसे हम कहते हैं हरित लेखांकन या पर्यावरणीय लेखांकन। कुछ नहीं है सिर्फ समझो यहां पर, ग्रीन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और ग्रीन जीडीपी उसका परिणाम है, कुछ नहीं। ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है वो जो अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी हमने किया, वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन ग्रीन अकाउंटिंग। तो क्या है ग्रीन अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उसका रिजल्ट क्या आया, जो हमारा आया रिजल्ट 70, वो 70 रिजल्ट क्या है? ग्रीन जीडीपी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रीन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें देश की जीडीपी की गणना करते समय वही सारी चीजों का ध्यान रखते हैं ना। ग्रीन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, हाँ, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रीन जीडीपी, बस ग्रीन जीडीपी को मापने की एक प्रक्रिया है
ठीक है। भारत ने ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन जीडीपी को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है। ठीक है, अब क्यों नहीं लागू किया है ये आपको ढूंढना है, पढ़ना है, पढ़ो आप। क्यों नहीं ग्रीन जीडीपी को लागू किया है? कई सारे कारण हो सकते हैं। आपकी जीडीपी की वैल्यू वैल्यू छोटी हो जाएगी, वो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, कितना पानी कितना कचरा हमने बहाया वो प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास। तो ना ही हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल है, ना ही हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से भारत जैसे देश में ग्रीन जीडीपी को अप्लाई नहीं किया गया। कोई भी देश अभी दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नहीं है जिसने 100% ग्रीन जीडीपी को अप्लाई किया है। तो हम पहले भारत की बात कर रहे थे, फिर हम दुनिया के किसी भी देश की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी ग्रीन जीडीपी को अप्लाई नहीं किया गया है। कभी ऐसा ना हो कि आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्वे ग्रीन जीडीपी को अप्लाई करने वाला पहला देश बन गया है, तो ध्यान रखना है नहीं किया गया, अभी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया है। जीडी पूरी तरह से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश उन्होंने की है लेकिन नहीं हुआ है। ग्रीन जीडीपी क्या ये शब्द किसी ने दिया हुआ है? नहीं, ये किसी ने शब्द नहीं दिया है, बल्कि एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिसे अलग अलग जगहों पर डेवलप, इसे चीन ने बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में कचरा फैला के, अब चीन चीन ने इसे, चाइना ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है। ठीक है, तो हमने दो टर्म यहाँ पर डिस्कस किया, ग्रीन जीडीपी और ग्रीन अकाउंटिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब एक बड़ा ही खतरनाक सा टर्म है जो हमें समझना है। ये टर्म है परचेज पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता, हमें इसे समझना है कि ये क्या है। अब देखो, इसे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप को अमेरिका जाने का मौका मिला। ठीक है, तो आप गए यूएसए। यूएसए में जाकर आपने एक कप कॉफी पी, एक कप कॉफी पी। वो कॉफी आपने वहां पर पी $5 में। ठीक है, $5 में आपने एक कप कॉफी पी ली, पी के वहां से मुंह बना के आ गए। ओके, अच्छा, अब आप आ गए इंडिया में, सॉरी इंडिया नॉट इंडिया, भारत में। अब भारत में आपने एक कप कॉफी पी। अब भारत में जब आपने एक कप कॉफी पी तो वो आपने पी मान लो 100 रुपए में। ठीक है, आपने यहाँ पर 100 रुपए में कॉफी पी ली। मतलब एक कप कॉफी की कीमत यूएसए में और भारत में $5 और 100 यहाँ पर। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करो, बाजार मूल्य के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो $5 की कीमत कितनी हो गई? 450 रुपए। 90 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करो, है ना? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 450 रुपए। तो अगर रुपीज के कॉन्टेक्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने अमेरिका में कितने रुपए की कॉफी की पी? 450 रुपए की कॉफी की। और अगर हमने भारत में पी तो वही कॉफी हमें कितने की मिली? 100 रुपए की वैल्यू। ठीक है, इस ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये कॉफी दोनों देश की करेंसी को अगर हम देखते हैं तो भारत में ज्यादा सस्ती है। ठीक है, करेंसी भारत में ज्यादा सस्ती है। अब क्या होना चाहिए था? कितने में मिलनी चाहिए थी हमें कि वो बराबर हो जाए वैल्यू? तो आप इसे कैसे समझोगे? देखो, 100/5 कर दो, 100/5 कर दो, 100/5 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 20। आप इसे ऐसे समझो कि $1 की कीमत जो बाजार में अभी 90 रुपए है, वो कितनी होनी चाहिए? 20 रुपए होनी चाहिए, है ना? तभी दोनों वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, नहीं तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन 20 रुपए तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी कई सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें वहां पर यह भी देखना होता है कि चीजें सस्ती कितनी कहां पर है। अब ऐसे एक दूसरे एग्जाम्पल से आप समझो, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लो। तो आप देखो कि ये तो कॉफी की बात हो गई नॉर्मली। कहते हैं कि अमेरिका बहुत रिच देश है ना? अमेरिका बहुत रिच देश है, उसकी जो पर कैपिटल इनकम है वो है डॉलर, मान लो कि 50,000 डॉलर, 50,000। ठीक है, और भारत की पर कैपिटल इनकम डॉलर में कितनी है? मान लो 1,000, 1,000 है।
तो भारत के सभी लोग कम कमाते हैं, अमेरिका बहुत रिच है। लेकिन अब इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझो कि इंसान कमा क्यों रहा है, जीने के लिए, और जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जो बेसिक जरूरत की चीजें होती है, जो बेसिक जरूरत की चीजें होती है, खाना से लेकर वगैरह 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 वगैरह। तो उसको क्या करो आप, उसकी एक बना दो बास्केट, टोकरी, एक टोकरी बना दो जिसमें इंसान को जरूरत की चीजें रख दो। ठीक है, आपने जरूरत की चीजें रख दी। अब ये जरूरत की चीज भारत में कितनी में मिलती है, तो मान लो भारत में मिलती है 5,000 रुपए में। भारत में ये जरूरत की चीज 5,000 रुपए में मिल जाती है मान लो, और अमेरिका में मान लो ये कितने में मिलती है, $1,000 में। अमेरिका में ये मिल जाती है $1,000 में, है ना। तो देखने से तो हमें ये लग रहा है कि अमेरिका में सस्ता है, लेकिन अगर हम रुपए के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो रुपए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस $1 को, $1,000 को अगर हम कन्वर्ट करें, तो 90 के हिसाब से कितना बन गया हमारा, 90,000 रुपए। मतलब जितना सामान हम भारत में 5,000 रुपए में खरीदते हैं, उतना ही सामान अमेरिका में 90,000 रुपए में मिल रहा है। अगर हम यहाँ से जाए वहां पर और अपनी करेंसी में खर्च करने की कोशिश करें, तो वहां पर, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं, इंसान के लिए जीना जरूरी है, जीने के लिए कुछ जरूरत की चीजें होती है, वो जरूरत की चीजें खरीदना भारत में ज्यादा सस्ता है इन कंपैरिजन टू अमेरिका में। ठीक है, तो भारत ज्यादा सस्ता है। अब इसे समझो, यहाँ कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर बताया है आपके लिए। तो पीपीपी एक क्या है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, अलग अलग देशों की मुद्राओं की कीमत इस आधार पर तुलना की जाती है कि एक ही वस्तु या वस्तुओं की टोकरी को खरीदने में हर देश में कितना खर्च आता है ना, कितना खर्च आ रहा है हमारा खरीदने में। उदाहरण मैंने यही समझाया आपको यहाँ पर, ये अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, हम धीरे धीरे इसको समझ लेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जीडीपी के हिसाब से, सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया के 5 देशों को अगर हम कैलकुलेट करें, तो भारत 5वें पोजीशन पे है। जीडीपी क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। जीडीपी का मतलब होता है देश की एक साल की वैल्यू क्या है, सिंपल, जीडीपी की एक साल की वैल्यू क्या है, तो हम हर एक देश को कैलकुलेट करते हैं, तो भारत 5वें पोजीशन पे। मान लो एक एग्जांपल से देखो, अमेरिका का 100 है, चाइना का मान लो है 80, मान लो एग्जांपल, किसी देश का मान लो है 70, किसी देश का मान लो है 60, और भारत का मान लो है 30। तो इस तरह से हम कहाँ आ गए, हम 5वें पोजीशन पे आ गए, है ना। अभी अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने एक टारगेट लिया है कि हमें 2025 तक अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन में हमें बनाना है। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे इन चीजों को आप समझोगे कि ये क्या है। तो मतलब क्या है, हमारी जीडीपी, दुनिया में जीडीपी की वैल्यू होती है, जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उससे पता चलता है कि देश की कंडीशन क्या है, देश कितना मजबूत है, देश जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे पता चलता है कि देश कितना मजबूत है। जीडीपी से किसी देश की स्ट्रेंथ का पता चलता है, तभी भारत आज ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है, दुनिया में तीसरे पोजीशन पे है ना, जीडीपी के हिसाब से। लेकिन अगर हम जीडीपी के की वैल्यू पीपीपी के टर्म में निकालें, परचेज पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से निकालें, तो जीडीपी के में इसमें भारत की तीसरी पोजीशन है, इसमें भारत की तीसरी पोजीशन है। जैसे यूएसए, चाइना, और चाइना के बाद भारत आ जाता है हमारा। तो जीडीपी पीपीपी के आधार पर भारत की वैल्यू तीसरी है, लेकिन जीडीपी के आधार पर भारत की वैल्यू 5वीं है। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया। कभी आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये अंतर कैसे हुआ, उसके आधार पर इतना और इसके आधार पर इतना, ये अंतर कैसे हुआ। तो इसी चीज को हमें समझना होता है कि ये देखो एक एग्जाम्पल से यहां समझाया गया यहां पर, आप इसे समझते हैं हम। अब देखो कि हमने क्या किया, पहला हमें क्या काम करना है, यहां पर सबसे पहले करना है पीपीपी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, सबसे पहले हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट निकालना है। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट में हम क्या निकालते हैं, जैसे कि
हमने देखा कि एक देश में वस्तु की कीमत, तो एक देश में वस्तु की कीमत क्या हो गई, तो हो गई 100। ठीक है, एक देश में, भारत में वस्तु की कीमत हो गई 100 और यूएसए में वस्तु की कीमत कितनी हो गई 5, मान लो 5। तो पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारा 20। पीपीपी एक्सचेंज रेट ध्यान रखना है, पीपीपी एक्सचेंज रेट। जैसे हम क्या कहते हैं, देखिए हम कहते हैं कि $1 इज इक्वल टू कहते हैं 90 रुपए, $1 इज इक्वल टू 90 रुपए। तो ये क्या है, ये है मार्केट एक्सचेंज रेट। $1 हमें लेने के लिए 90 रुपए देना पड़ेगा, तो ये क्या है हमारा, ये है मार्केट एक्सचेंज रेट। बाजार एक्सचेंज रेट को क्या कहेंगे हिंदी में, विनिमय दर, है ना, इसे हम कहते हैं बाजार विनिमय दर। ये है बाजार विनिमय दर, पी मार्केट एक्सचेंज रेट। $1 देके हमें लेने के लिए हमें 90 रुपए देना पड़ेगा, तो ये बाजार विनिमय दर है। लेकिन पीपीपी विनिमय दर, ये जो पीपीपी विनिमय दर है वो हम कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं कि किसी भी चीज को किसी भारत में खरीदने में कितना पैसा देना पड़ता है, ऊपर में डिवाइड बाय उसी वस्तु को खरीदने के लिए अमेरिका में कितना देना पड़ता है। इससे जो वैल्यू बन के आएगी हम उसे कहेंगे पीपीपी विनिमय दर, क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर। इसे आप लिख सकते हो क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर। ठीक है, तो आपका क्रय शक्ति क्षमता विनिमय दर में क्या आ गई वैल्यू, 20 आ गई, और मार्केट रेट में आपकी वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। ठीक है, ओके, ये कहानी आपकी समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास हमारे देश की जो वैल्यू है, जीडीपी की जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पर पुराना डाटा है, तो हमारी वैल्यू आ गई 300 लाख करोड़। तो हमारी जो भारत की जीडीपी है वो वैल्यू कितनी आ गई, मान लो 300 लाख करोड़। अब तो बढ़ गया है, 400 लाख करोड़ हो गया है, तो हमारे भारत की वैल्यू है 300 लाख करोड़। ठीक है, अब इसे हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रेट से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों रेट से। तो मार्केट रेट से हमारा क्या है, मान लो 90, मार्केट रेट से हमारा आ जाएगा 90, और पीपीपी एक्सचेंज रेट से, पीपीपी रेट से हम क्या करेंगे, इसी को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब जरा एग्जांपल समझो, 100 को अगर आप 90 से डिवाइड करो और उसी 100 को आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करो, मान लो कि 20 से डिवाइड करो, 100 को 90 से डिवाइड करें तो क्या आएगी वैल्यू, 1.1 समथिंग आ जाएगी, और 100 को अगर 20 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 आ जाएगी, है ना। तो अगर हम देख रहे हो, ये हमने क्या किया, बाजार मूल्य से कैलकुलेट किया, तो जीडीपी की वैल्यू 1.1 आई, और अगर हमने पीपीपी से कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 5। तो ये रीजन है कि जब हम पीपीपी से कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाती है, और अगर हम सिंपल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी होता है। ठीक है, क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट, हो सकता है आपके एग्जाम में मैथमेटिकल तरीके से क्वेश्चन पूछ दे, तो हमें पीपीपी एक्सचेंज रेट निकालना है। कैसे निकालना हमने, हमारी बस टोकरी है, टोकरी खरीदने में हमें यहाँ कितना पैसा देना पड़ रहा है और अमेरिका में कितना, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू, नीचे में अमेरिका की वैल्यू। अमेरिका की वैल्यू क्यों, क्योंकि दुनिया में हम डॉलर पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए अमेरिका की वैल्यू। इससे हमने निकाल दिया पीपीपी एक्सचेंज रेट। फिर आ गया हमारा बाजार एक्सचेंज रेट, तो बाजार एक्सचेंज रेट तो हमें पता ही होता है कितना है बाजार एक्सचेंज रेट, तो हमने इस तरह से बाजार एक्सचेंज रेट निकाल दिया। अब इसके आधार पर हम जीडीपी को, हमारी जीडीपी की जो वैल्यू होती है उसे हम बाजार एक्सचेंज रेट से और पीपीपी एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि पीपीपी वाली वैल्यू बड़ी हो गई है। ठीक है, क्लियर है कहानी। इन्हीं चीजों को यहां पर समझाया है मैंने, इनको एक बार आप देख लेना। पीपीपी एक्सचेंज रेट से जो हम वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू हमारी अलग हो जाती है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर है कि पीपीपी परचेज पावर पैरिटी से भारत की जीडीपी बड़ी क्यों दिखती है ना। तो उसको तो मैंने अभी आपको मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दिया है क्यों दिखती है, तो है इसलिए कि हमारे यहाँ चीजें सस्ती है ना। पहला है कि हमारे यहाँ चीजें सस्ती है, तो सस्ती है तो हम कम पैसे में खरीद लेते हैं। दूसरा, पीपीपी एक्सचेंज रेट से कम, मार्केट एक्सचेंज रेट से कम है वैल्यू, है ना। अगर वही हमारे मार्केट में डॉलर की कीमत, $1 खरीदने के लिए 20 रुपए ही देना पड़ता तो दोनों जगह बराबर हो जाता है ना। तो हमारा जो पीपीपी एक्सचेंज रेट है वो मार्केट रेट से कम है। हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर की बहुत वैल्यू होती है ना। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, कम ही पैसे में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जो चीजें यहाँ पर
बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे यहाँ पर कोई बंदा कोई सर्वेंट रखता है तो 5,000 में रख सकता है, और अमेरिका में अगर कोई बंदा सर्वेंट रखता है तो उसे 5,000 की जगह पर $50,000 देना पड़ सकता है ना। तो वहां पर कई सारी चीजें बहुत महंगी है, तो वहां पर हमें ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, पीपीपी समझ में आया? पीपीपी परचेज पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, दो देशों के बीच कितनी क्षमता है ये हम चेक करते हैं करेंसी के आधार पर। क्लियर है? पीपीपी बहुत जरूरी पार्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता। ये पीपीपी, ये नॉमिनल जीडीपी, ये रियल जीडीपी, ये ग्रीन जीडीपी, ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है ना, अभी के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है ये। पहले अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो इन सब चीजों की ये वैल्यू नहीं होती थी। अभी इस समय मॉडर्न टाइम में, आगे आने वाले समय में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये जो मैं आपके साथ आज टर्म डिस्कस कर रहा हूं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत सारे बच्चे ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले होते हैं जिनको ये नहीं होता है क्लियर, बिल्कुल नहीं होता है। आपको क्या करना है, इसे समझना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसे आप एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले समझो कि हम जो सामान, जैसे कि भी मैंने टोकरी बनाया, अभी मैंने एक टोकरी बनाई थी, उस टोकरी में हमने क्या डाला था, उस टोकरी में हमने हमारी जरूरत की चीजों को डाल दिया, जरूरत की चीजों को डाल दिया। फिर हमने उसे कंपेयर किया अमेरिका से, तो हमारा निकल गया क्या, पीपीपी। अगर उस टोकरी की वस्तु को हम आज के हिसाब से और एक बेसिक ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर दें तो हमारा निकल जाएगा प्राइस इंडेक्स। इस चीज की कीमत 2010 में 10 रुपए थी, अभी इसकी कीमत 50 रुपए, अभी इसकी कीमत 50 रुपए है। तो ये सिंपल एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। हम क्या करते हैं, टोकरी बना देते हैं जिसमें हमारी जरूरत की सारी चीजें डाल देते हैं, और हम चेक करते हैं कि उस वस्तु की कीमत एक आधार वर्ष में क्या थी और आज उसकी कीमत क्या है। ओके, तो यही है हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वह सूचकांक होता है जो यह बताता है कि सामान्य उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ। सिंपल है, चेंज बताता है। इसकी कीमत 2010 में 10 रुपए थी, आज 50 रुपए है, मतलब 5 गुना परिवर्तन आया। तो हमने क्या किया, 50 अभी की कीमत डिवाइड बाय उस समय की कीमत, यही फॉर्मूला है, आगे लिखा हुआ होगा कहीं पे। ठीक है, इसी के आधार पर हम निकाल लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई क्यों जरूरी है, महंगाई निकालने के लिए। कई बार पूछा जाता है सीपीआई क्यों जरूरी है, महंगाई निकालने के लिए। सरकार चेक करती है कि भाई जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है, टीए डीए वगैरह वगैरह देती है। तो सरकार टीए डीए देते हुए ये सोचती ही नहीं है कि टीए डीए तो 2% लोगों को दे रही है, बाकी लोग महंगाई में ही जी रहे हैं ना। तो वही बात है, वेतन पेंशन और डीए, महंगाई भत्ता तय करने में सरकार इसका इस्तेमाल करती है। सरकार, जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनका हर साल टीए डीए है ना, ये सब पढ़ोगे आप आगे जाके क्या है, बढ़ा देती है हर साल। सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, आरबीआई द्वारा ब्याज दर तय करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि सीपीआई क्यों जरूरी है, तो आपके पास 4 आइटम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, वहां पर आपको चेक करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। आरबीआई द्वारा ब्याज दर तय करने में, आप सोचते हो कि आरबीआई जब ब्याज दर बढ़ा देती है और घटा देती है तो वो क्या देखती है, बाजार में कितनी महंगाई है, और महंगाई कैसे देखती है, प्राइस इंडेक्स के आधार पर देखती है। तो ये आरबीआई ब्याज दर तय करने में इसका इस्तेमाल करता है। तो सीपीआई क्या है, सीपीआई एक पार्टी भी है हमारी भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पर अब वो बेकार हो गई, खत्म हो गई है ना। तो सीपीआई क्या है, ध्यान रखना है, इसे महंगाई, इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं ना भाई, इन्फ्लेशन 5 गुना बढ़ गया, समान तो वही एक। भारत में सीपीआई कौन जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, जिसे हम पहले सीएसओ कहते थे। देखो, अब गांव के लोगों का लाइफस्टाइल और शहर के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। गांव के लोगों को कुछ अलग चीजें चाहिए होती है, जो हमने बास्केट बनाया, वो गांव और शहर दोनों में एक समान नहीं होता है। गांव के लोगों को अलग चीजें चाहिए होती है, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें सेम होती है, गेहूं चावल सेम है, लेकिन कुछ चीजें अलग होती है। जैसे वहां साग लोग ज्यादा खा लेंगे, शहर में सब कम खाएंगे, है ना। गांव के लोग शुगर केन ज्यादा खा लेंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। तो दोनों में डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर सीपीआई किस आधार पर निकाला जाता है, रूरल, अर्बन और कंबाइंड।
ग्रामीण, शहरी और दोनों को मिलाकर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी सीपीआई की बात होगी तो आप देखोगे सीपीआई कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, है ना, दोनों में अलग अलग वैल्यूज होती है। अब यहां पर क्या है, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुएं और सेवाएं। ध्यान रखना है कि सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं दोनों हैं, वस्तुएं भी हैं और सेवाएं भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूपीआई, उसमें वस्तु होगा लेकिन सेवा नहीं होगी, तो यहां पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों हैं। सीपीआई में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें एक सामान्य उपभोक्ता डेली इस्तेमाल करता है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं। एक बास्केट है हमारे पास। भारत में सीपीआई की मुख्य श्रेणी, भारत में सीपीआई को 6 बड़े समूहों में बांटा गया है। देखो सीपीआई में क्या क्या रखा जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। फूड एंड ब्रेवरेज, खाद्य और पेय पदार्थ, आपके पास ये रहेगा, अवेलेबल रहेगा, आप इसे पढ़ लेना, है ना। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भी है पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ। और मैंने स्पेशली चेक किया है कि शराब है या नहीं है, वो भी है ना। तो इसमें है, नहीं कटा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने चेक किया है तो वो भी है। ठीक है, वस्त्र और जूते, कपड़े वपड़े भी ले लो आप, चप्पल फप्पल जो भी लेना है आपको वो भी ले लो। आवास, ठीक है। अब देखो अगर मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में क्या आ जाएगा, घर का किराया एक्स्ट्रा हो गया, शहर में कुछ जो डिफरेंस है। मकान रख रखाव, गांव में मकान का ज्यादा रख रखाव है नहीं, है ना? शहर में थोड़ा ज्यादा लोग हाईलाइट होकर रखते हैं अपने घर को। अब तो गांव में भी ये प्रचलन होता जा रहा है। शहर, गांव में क्या है, पहले हम वैसे भी घर को, हमारा चूना निकल भी गया है फिर भी हम 2-3 साल खींच देते हैं, है ना। और वहां पर तो हम ये सब एशियन पैंट्स, फैन पैंट्स, डैन पैंट्स, वो सब वहां करते ही नहीं है गांव में। हम मस्त चूना मंगाते हैं, अब तो लोग बदलते जा रहे हैं, मस्त चूना मंगाते हैं। गाय को खिलाने वाला एक बर्तन होता है इतना बड़ा सीमेंट का, उसे बोलते हैं नाद, है ना। उसी के अंदर डाल देते हैं उसको 2 दिन पहले, और फिर वो चूना मिल जाता है पानी के अंदर, फिर उसी को बाल्टी में मस्त भरते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नील डाल देते हैं, है ना, इंडिगो, बाल्टी में मस्त भरते हैं, उसी से दीवार पे पुताई कर देते हैं, लग गया, है ना। लेकिन शहर में ये चलेगा नहीं, बस उसकी दिक्कत थोड़ी ये होती है, अगर आप ऐसे हाथ छुओगे तो वो चूना हाथ में आ जाए, है ना। तो इस तरह से शहरों में नहीं होता है, तो शहरों का डिफरेंट हो जाता है, गाँव का डिफरेंट हो जाता है। और क्या है इसमें, ईंधन और फ्यूल वगैरह है, ये सब भी हम डालते हैं, मिसलेनियस भी कई सारी चीजें हम इसमें डाल देते हैं। तो ये 6 कैटेगरी में हमने क्या किया है, उसे डिवाइड किया है, अलग अलग चीजें हैं। आप एक बार इसे देख लेना, आप कौन कौन सी चीजें हैं। सीपीआई में कुल कितनी वस्तुएं शामिल होती है, देख लो ये डाटा, एक बार जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो इस डाटा को आप एक बार चेक कर लोगे कि क्या इतनी ही वस्तुएं हैं। रूरल में 273, रूरल में ज्यादा है, अर्बन में 250, कंबाइंड में 299। कुछ नई चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं ना, एवरेज भी अलग तरीके से निकालते हैं। जो कॉमन होती है वो कॉमन तो हो ही जाता है, और जो एक्स्ट्रा होती है, कुछ चीजें यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो ऐड हो जाती है ना। तो इस तरह से कंबाइंड में ज्यादा हो जाता है। तो ये डाटा एक बार आपको जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको चेक कर लेना है कि रूरल में कितना है और अर्बन में कितना है और कंबाइंड में कितना है। तो ये क्या हो गया हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आ जाएगा हमारा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जैसे आप सिंपल समझो कि हम लोग जो सामान यूज करते हैं, कंज्यूमर जो सामान यूज करते हैं, उसका इंडेक्स बना दिया तो हमने, वो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल लेवल पर जो काम होता है, होलसेल मतलब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से खरीदता है, या दुकानदार कंपनी से जाके सामान खरीदता है, तो इन सब लेवल पर जो प्राइस इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स शहर और गांव के लिए अलग अलग नहीं होता है, वहां के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स सेम ही होता है ना। इन चीजों को हमें समझना है, यही कॉन्सेप्ट होता है जो आपको एग्जाम में जरूरी होता है। तब होलसेल प्राइस इंडेक्स वह सूचकांक है जो यह बताता है कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों के साथ कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्या क्या शामिल होता है इसमें, गुड्स पर शामिल होता है, सेवाएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, हमने पहले ही से डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ नाम है ऐसे यहाँ पर जिनको आप एक बार देख लेना कि क्या क्या है इसमें, जिनको हम शामिल करते हैं। डब्ल्यूपीआई कौन इशू करता है, ध्यान रखना है कि वो अलग इशू कर रहा है, यहाँ पर अलग इशू हो रहा है। वहां एनएसओ कर रहा है, यहाँ पर आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, है ना। तो वो अलग इशू कर रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से हो रहा है, इनको हमें ध्यान रखना है। अब डब्ल्यूपीआई का उपयोग क्यों होता है, डब्ल्यूपीआई का उपयोग क्यों होता है, तो ये सब समझना है हमें कि औद्योगिक लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या है प्राइस, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। सरकार कैसे पॉलिसी बनाती है उन सब चीजों पर, प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनको एक बार आप देख लेना कि क्या क्या है। अब इसमें क्या है हमारे पास,
भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें आप देख लेना, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी, ईंधन और फ्यूल, फ्यूल और पावर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग है डाटा। ये डाटा आपको एक बार चेक कर लेना है कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब। यहां पर मैंने यहां पर एक ये लिखा है आधार वर्ष, बेस ईयर। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि हमारा मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या करना है, हमें देखना है